नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो समय को बिना गवाए शुरू करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हम सबको पता है कि पाली जिला 8 जिलों के साथ राजस्थान के टच में है, जबकि नागौर जिला 7 जिलों के साथ टच में है। ये रेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा नागौर। जी हाँ, बिल्कुल नागौर इसका जवाब हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में पाली होता तो इसका जवाब सीधी सी बात है पाली होता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर रिप्रेजेंट कौन सा करेगा, यानी कि 8 to 6 किलोमीटर। ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। अगर इसमें ऐसे पूछता कि पूर्व से पश्चिम कौन सा है, तो वो हो जाता आपका 869 किलोमीटर। तो इसमें आ जाएगा 8 to 6 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 से 30 12 उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल दो ऑप्शन हो जाएगा। अगर देशांतरीय विस्तार अगर इस क्वेश्चन में पूछता वो, तो देशांतरीय विस्तार हो जाता आपका 69 30 से 78 17 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व में देशांतरीय विस्तार है, अभी हमने जिसकी बात की थी वो आ गया है 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। दोनों जगह पूर्वी पूर्वी आएगा इसमें, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा जिला है। तो गुजरात से जिसकी सीमा देखिए बाड़मेर, डूंगरपुर और जालोर से तो टच करती है। आपका जो प्रतापगढ़ जिला है उससे गुजरात की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो एक बार राजस्थान के नक्शे को अपन देख लेते हैं। ये आ गया आपका राजस्थान का नक्शा। तो इस पे बात करते हैं। ये आपका बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा ये आपका गुजरात हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ आपका मध्य प्रदेश से टच में करता है, जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये आपके गुजरात के टच में हैं। इधर आपका धौलपुर आ जाएगा, यूपी और एमपी दोनों के टच में। इधर ये हरियाणा हो गया। ऊपर हो गया आपका पंजाब, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। ये आपकी ये इधर रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी आपकी 1070 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो आपके रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। रेड क्लिफ का निर्धारण जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था उस समय हुई थी। और राजस्थान के साथ जो सबसे छोटी सीमा लगती है वो लगती है आपके पंजाब की जो 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपकी राजस्थान से लगती है। और सब सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा इससे टच में है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, तो राजस्थान का जो ये क्षेत्रफल है पूरा वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। बात करते हैं उत्तर से दक्षिण का, इसका जो विस्तार है वो है आपका 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो ये है आपका 869 किलोमीटर। सॉरी, उत्तर से जो दक्षिण का है वो 826 है। उत्तर से जो दक्षिण का है वो आपका थोड़ा सा छोटा है, बाकी पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार अधिक है। 33 जिले हैं इसके अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हो सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका जैसलमेर है, जबकि सबसे छोटा आपका धौलपुर जिला आपका सबसे छोटा हो जाएगा।
सबसे पूर्व का जिले की बात करते हैं जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है, तो वो जिला भी आपका धौलपुर हो जाएगा। और सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनको 7 संभागों में भी बांटा गया है। उन संभागों के बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। इसमें अपना जो देश भारत है उसके सापेक्ष अगर इसकी स्थिति देखते हैं, ये आपका ये भारत का, ये मान लीजिए ये भारत का ये नक्शा हो गया, ये हो गया, ये लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया। तो अपना राजस्थान यहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में ये आपका स्थित है। और अगर एशिया के सापेक्ष अपन इसकी बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और राजस्थान हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, यानी कि 5 पड़ोसी राज्य हैं। और स्थलीय सीमा, इसकी टोटल जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से जो रेड क्लिफ जो रेखा है 1,070 किलोमीटर, वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सही क्रम से व्यवस्थित करने के लिए अपन को एक बार ये राजस्थान का नक्शा भी देखना पड़ेगा। राजस्थान का नक्शा देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। आपका उदयपुर ये रहा, ये नागौर है, ये बूंदी है और अजमेर आपका रह गया यही यहाँ। तो सबसे पहले बूंदी आ जाएगा, फिर अजमेर आ जाएगा, फिर नागौर आ जाएगा और फिर उदयपुर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूर्व से पश्चिम की तरफ का जो क्रम है वो इसका अपन निर्धारित कर सकते हैं। तो बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत के सापेक्ष इसकी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर संभाग, ये कुछ संभाग से संबंधित क्वेश्चन आया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू बिल्कुल सुमेलित है। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर ये भी सुमेलित है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये भी सुमेलित है। कोटा में है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बस ये यहाँ तक ही है, कोटा में 4 ही जिले हैं। ये राजसमंद आपका इस संभाग में नहीं है। संभागों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो जयपुर संभाग में आपके जो ज़िले हैं वो हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर में है जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर में है बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा में है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बात करते हैं नेक्स्ट जिलों की। तो उदयपुर, अभी जो राजसमंद आया था उसमें, तो ये उदयपुर संभाग में है। उदयपुर में है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। भरतपुर है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। तो यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि 6 जो संभाग हैं वो 2 जिलों में हैं, उदयपुर में और जोधपुर में। और जो 5 जिले हैं वो केवल एक संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, वो है जयपुर। बाकी के जितने भी संभाग हैं उनमें आपके 4 जिले हैं। आपका भरतपुर ले लो, चाहे से अभिना टोक वाला अजमेर ले लो। तो ये जो जितने भी संभाग बच गए हैं उदयपुर, जोधपुर और जयपुर के अलावा, यानी कि भरतपुर हो गया आपका, कोटा हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये 4 संभाग, इनमें 4 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मत्स्य जनपद, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। बात करते हैं आगे मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी क्या है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपका बैराठ या विराटनगर। कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोटा बूंदी वाला
हाड़ौती कहलाता है। बीकानेर वाला जांगल प्रदेश होता है। जो मारवाड़ जो मरुस्थलीय है वो मरु, और मेवात में आपके अलवर भरतपुर आते हैं। जांगल प्रदेश या जांगल जनपद की राजधानी क्या है? तो जांगल जनपद की राजधानी हो जाएगी आई छत्रपुर। आई छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। नागौर को प्राचीन में आई छत्रपुर कहते थे। आगे है कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? तो जो यूप अभिलेख है मालवों की दिग्विजय का, वो नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहते थे? तो ये सीवी जनपद को कहते थे। सीवी जनपद को मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती कोटा बूंदी का हो गया। योद्धे हो गया आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, और बांगड़ हो गया आपके ये इधर जो शेखावटी है वो साइड आपकी बांगड़ हो गया। सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख किस में मिलता है? सूरसेन जो राजवंश है उसका उल्लेख आपको बयाना प्रशस्ति में देखने को मिलता है। प्राचीन क्षेत्रों से संबंधित कुछ नाम है, तो उनमें से जो असंगत है वो अपन को छांटना है। जैसलमेर को मांड या वल्ल कहते हैं। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। ब्यावर अजमेर को मारवाड़ा कहते हैं। जी, ये मारवाड़ यहाँ सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसको अपन मेरवाड़ा के नाम से कहते हैं, और मारवाड़ में आपके जैसलमेर जोधपुर का जो क्षेत्र है वो आता है। झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको अपन मालव कहते हैं। मालवा, जहाँ मालव, ये झालावाड़ को कहते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं कि जो मरु प्रदेश है वो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, और जांगल प्रदेश जिसमें बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है, जिसकी राजधानी अपन ने चर्चा की आई छत्रपुर थी, जिसका वर्तमान नाम नागौर है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अपन बात करें, रामायण महाभारत के अनुसार, तो बलराम और श्री कृष्ण भी जांगल प्रदेश से गुजरे थे। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो ये आपके विराटनगर थी। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर बैराट को कहते हैं, और अलवर और जयपुर के मध्य ये स्थित था ये जनपद विराटनगर। और चीनी यात्री युआन चोंग ने भी इसका वर्णन किया है। बात करते हैं अपन सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद की बात करते हैं तो सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग आता है। इसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। ये यहाँ दे रखा है, अपन ने ये क्वेश्चन किया था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है। और सिकंदर के समय जो 4वीं शताब्दी के जो यूनानी लेखक था सिकंदर, उसके समय भी सूरसेन या सोरसेन का वर्णन मिलता है। और बयाना प्रशस्ति में भी इसका वर्णन मिलता है। ये यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में है ही, इसकी अपन ने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि अपने साहस और शौर्य के लिए जो प्रसिद्ध जो जातियां थी वो थी मालव, सीवी, अर्जुनयन, ये जातियां थी। सीवी उदयपुर के पूर्व पश्चिम और उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है उसमें सीवी जाति का आधिपत्य था। सीवी जनपद था, उसकी राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका जो भी है वो आपके सीवी जनपद की राजधानी थी। और ये सीवी जनपद के अवशेष हमें माध्यमिका, चित्तौड़गढ़ जो नगरी गांव है, नगरी चित्तौड़गढ़ से हमें मिलते हैं। सीवी जनपद को मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट भी कहते हैं। अर्जुनायन में आपका अलवर भरतपुर का क्षेत्र आ गया। बात करते हैं मालव। तो मालवों की जो शक्ति का केंद्र था वो था आपका नगर टोंक। देखो, नगरी तो चित्तौड़गढ़ में है और नगर है आपका टोंक जिले में। मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है वो नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है, ये अपन ने देख ही लिया। योद्धे जो शक्ति थी उन्होंने कुषाणों को नष्ट किया था। एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था योद्धे, उन्होंने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था।
बृहद जो संहिता ग्रंथ है इसमें योद्धियों के जो पतन है, हूणों 5वीं सदी के बाद के जो हूण आक्रमण है, उन्होंने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किया था और बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। बात करते हैं, मेवाड़ में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था और मेवाड़ की बोली मेवाड़ी कहलाती है, सीधी सी बात है। बात करते हैं, मेवाड़ की राजधानियां भी समय समय पर बदली थी। मेवाड़ की राजधानियां नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर ऐसे बदलती गई थी। वागड़ प्रदेश की अपन ने चर्चा कर ली। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। एक तो ये वागड़ हो गया और दूसरा होता है बागड़ जो झुंझुनू, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा इनका जो क्षेत्र है वो बागड़ होता है। बाकी मूल रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभागी वागट या वागड़ कहलाता है और इनकी बोली है वो वागड़ी कहलाती है। मारवाड़ में गुजर प्रतिहारों ने शासन किया था और बाद में राठौड़ों का भी इस पर आधिपत्य हो गया था। हाड़ौती में कोटा बूंदी आते हैं और बूंदी का तो जो नामकरण है वही मीणा जाति का जो बूंदा मीणा था उनके नाम पर हुआ था। इनकी बोली हाड़ौती कहलाती है। डुंडाड़ा आपका जयपुर हो गया जहाँ कछवाओं ने राज किया था 12वीं सदी में, भाषा डुंडाड़ी कहलाती है। मेवात में आपकी जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है वो आता है मेवात में। और मेवात में एक हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती था जो खानवा का जो युद्ध हुआ था अकबर और राणा सांगा के बीच, तो उसमें राणा सांगा की ओर से अकबर के खिलाफ लड़ा था। ये राणा सांगा के साथ था और अकबर के खिलाफ लड़ा था। बात करते हैं तो अजमेर मेरवाड़ा का मेरवाड़ा कहलाता है। अजमेर और ब्यावर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। इसकी अपन ने बात यहाँ कर ली। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावाटी में आते हैं। मांड या वल जैसलमेर को कहते हैं। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो आपका गुजरातरा कहलाता है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली। बात करते हैं आगे ले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन हैं। तो वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो कौन हैं। सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही जवाब है। सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, वंश भास्कर के लेखक हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। बात करते हैं प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का साधन कौन सा है। तो प्रतिहारों की जानकारी मिलती है घटियाला अभिलेखों से प्रतिहारों की, जबकि चौहानों की जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। किराड़ू का जो मंदिर है वो बाड़मेर में है। चीरवा का शिलालेख से रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, जबकि नयनचंद सूरी हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। नैणसी ने नैणसी की ख्यात की थी। चंद्रबरदाय ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। कविराज जो श्यामल दास है उनकी रचना कौन सी। तो वीर विनोद और वंश भास्कर। वीर विनोद और वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है और वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए थे। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। बात करते हैं कानड़ दे प्रबंध की, तो ये पद्मनाभ की रचना है और वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण की है। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी का है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको प्रशस्ति कहा जाते थे और घटियाला अभिलेख प्रतिहारों से संबंधित है। बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है, जबकि चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। बात करते हैं जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा था उसमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया था। नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा था जिससे भी चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन जो खिलजी था उसकी रणथंबोर विजय की जानकारी भी मिलती है। बात करते हैं पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखा था और बीकानेर की जो दलपत सिंह थे उन्होंने दलपत विलास लिखा था और एक वचनिका लिखी थी जो खिड़िया जग्गा ने लिखी थी। नैणसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात ये कुछ ख्यात है। दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात ये आ गया। बाकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान आपके कर्नल जेम्स टोड की है। पश्चिमी भारत की यात्रा ये भी आपकी कर्नल जेम्स टोड की है। और जो
सूर्यमल मिश्रण है। देखिए सूर्यमल मिश्रण का जो संबंध है वो बूंदी जिले से है, राजस्थान के बूंदी जिले से है सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था। श्यामल दास ने वीर विनोद, जबकि विश्वेश्वर नाथ रेव ने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। विश्वेश्वर नाथ रेव ने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा था? तो ये विश्वेश्वरनाथ रेव ने लिखा था। जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा था। मारवाड़ का विश्वेश्वरनाथ रेव ने लिखा था। सूर्यमल मिश्रण ने आपका वंश भास्कर लिखा ही था। और श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा था। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपका हो गया कर्नल जेम्स टोड के, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी अपन जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बैराठ, ये उत्खननों से संबंधित क्वेश्चन आगे हैं। बैराठ जो विराट नगर है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दयाराम साहनी के नेतृत्व में बैराठ में प्रथम उत्खनन किया गया था। थोड़े से जो अपनी प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन सभ्यता स्थलों में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कालीबंगा की। तो कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी, और इसकी जो खुदाई है वो डॉक्टर BB लाल और BK थापर ने की थी। ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ किले में है। यहाँ के जो मकान है उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे भी मिले हैं। लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। ये RPSC SI में पूछा गया था कि अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ बनी हुई है? तो कालीबंगा में बनी हुई है। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। और ये जो कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है या उससे मिलती जुलती है। यहाँ इस नगर के जो प्राचीर है उसके बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। ये भी SI एग्जाम 2021 सितंबर में पूछा गया है। इसकी खुदाई से हमें गोमुख प्याले यानी गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने मिले हैं। कहा जाता है कि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध जो बस्ती है वो उजड़ गई थी। आगे अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता आपके जो उदयपुर में है, ये बेड़च नदी के किनारे पर है, जिसे धूलकोट भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट कहते हैं। ये ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती है। और अभी PTI में एक प्रश्न पूछा गया था कि ताम्रवती संचयी या ताम्र संचयी जो संस्कृति है वो कौन सी? तो वो आपकी गणेश्वर है, गणेश्वर सीकर वाली है। जबकि यहाँ बात कर रहे हैं आहड़ की, इसे ताम्रवती संस्कृति कहते हैं। तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण ये नाम पड़ा होगा, ऐसा माना जाता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। भट्टीनुमा चूल्हा यहाँ मिला है जिसमें तांबा पिघलाया जाता था। और बर्तन बनाने की कला में यहाँ के जो निवासी थे वो दक्ष माने गए हैं। धूलकोट 1951-52 में इसके उत्खनन से हमें तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें हमें प्राप्त हुई है। आगे अपन जो सभ्यता है उसकी बात करते हैं बालाथल। बालाथल भी आपके उदयपुर जिले के वल्लभ नगर जो तहसील है उसमें है बालाथल। तो ये भी ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। वल्लभ नगर तहसील, बालाथल, उदयपुर। 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल और गले के हार की लटकन भी यहाँ से मिले हैं बालाथल, उदयपुर से। यहाँ के जो निवासी हैं वो कृषि, पशुपालन और शिकार ये तीनों काम एक साथ करते थे, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य बालाथल, उदयपुर से मिले हैं।
बालाथल में लोह काल के अवशेष भी मिले हैं, जैसे लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ मिली है। बैराठ और बालाथल ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहाँ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बैराठ और बालाथल दोनों ऐसे हैं जिससे बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। अगली जो सभ्यता है वो बात करते हैं संचयी जो सभ्यता है, ताम्र संचयी संस्कृति, गणेश्वर जो सीकर जिले में है। गणेश्वर सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में है। एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं जिसे नीमका थाना सीकर में गणेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ ताम्र उपकरण भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है, यानी पूर्वी राजस्थान में है और गंगा घाटी का क्षेत्र है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक और अंगूठियां ये प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और एक है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, लौह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सीकर से और आहड़ उदयपुर से। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांबर, बागोर, रेड ये स्थल महत्वपूर्ण है। ये लोहकालीन अवशेष यहाँ मिले हैं। बात करते हैं जयपुर की तरफ, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं अपन। तो बैराठ आपका जयपुर में है। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी ये दोनों पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों बैराठ में है। बैराठ है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी और इसे विराटनगर के नाम से जानते थे, और यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास की जो अंतिम दिन है वो व्यतीत किए थे विराटनगर, बैराठ, जयपुर में। अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक तो भाब्रू का या बैराठ का शिलालेख और एक बौद्ध मठ, तो इनके अवशेष भी बैराठ जयपुर से मिले हैं। यहाँ 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 तो पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। 36 मुद्राओं में से 28 आपके भारतीय यूनानी शासकों की है। इसकी खुदाई में स्वास्तिक जो आपका सांटिया होता है, जिसे अपन सांटिया बोलते हैं, वो मिला है। और यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या मिली है वो एक बार देख लेते हैं। बैराठ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला है? बैराठ जयपुर से। पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की कीलें मिली है और हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी यहाँ मिला है। हाथ से बुना हुआ वस्त्र बालाथल उदयपुर से भी मिला है और बैराठ से भी मिला है। अब इन स्थलों के अलावा कुछ और स्थल है वो अपन देख लेते हैं, जैसे बागोर ओजियाना जयपुर जिले में है, बागोर और ओजियाना भीलवाड़ा जिले में है। बागोर, ये आपका बागोर है। बागोर और ओजियाना भीलवाड़ा जिले में है, जबकि जयपुर जिले में स्थित है आपका सांबर, जोधपुरा। नगर और रेड ये आपके टोंक जिले में है। नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। भरतपुर में नौह कहाँ है आपका? भरतपुर में है। जालोर में भीनमाल है, भीनमाल जालोर में है। और राजसमंद में पछमता और गिलोंड है। पछमता और गिलोंड कहाँ है? राजसमंद में है। इसके अलावा कुछ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और दर है आपका भरतपुर में। बैराठ जयपुर हो गया, गणेश्वर सीकर हो गया। सुनारी जो सभ्यता है वो झुंझुनू में है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल ये आपकी जो तीनों हैं वो हनुमानगढ़ में है। बड़ा पोल ये भी हनुमानगढ़ में है। सोनथी आपका बीकानेर में है। तो ये सभ्यताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष मिलते हैं विराटनगर
जयपुर से। राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष विराटनगर या बैराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। जनपद कालीन समय में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और चीनी यात्री हेनसोंग ने भी बैराट या जयपुर की यात्रा की थी और इसका वर्णन किया था। बात करते हैं 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की थी या इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने और इसकी जो खुदाई है वो की थी बीबी लाल और बीके थापर ने। बात करते हैं बुना हुआ वस्त्र। बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला था, तो बुना हुआ वस्त्र मिला था बैराट जयपुर से और बालाथल उदयपुर से। तो यहाँ बालाथल दे रखा है जो वल्लभनगर तहसील उदयपुर जिले में है, तो वहाँ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी ऐसी जो सभ्यता है जहाँ से हमें मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसके साक्ष्य मिले, यानी कि कृषि, पशुपालन और शिकार, ये तीनों चीज़ें एक साथ की जाती थी, तो वो है आपका बालाथल। बिल्कुल बालाथल जो उदयपुर वाला है, जहाँ से बुने हुए वस्त्र भी मिले हैं, तो इसमें बालाथल आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि सेना को जो वेतन देने का तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी, तो वो होती थी आपके बख्शी की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग इसमें खजांची कर देते हैं, लेकिन खजांची वो नहीं होता है। खजांची तो केवल आमदनी और खर्च का जो हिसाब है वो रखने वाला होता है, जबकि आपका जो बख्शी है वो आपका सेना से संबंधित कार्य करता है और इनको वेतन वगैरह बख्शी देता है। राज्य की जो संपूर्ण शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र होता है वो आपका राजा होता है और प्रमुख जो मंत्री होता है उसको दीवान कहते हैं, बाकी नॉर्मल को मंत्री कहते हैं। परगनों का जो अधिकारी होता है उसको परगना अधिकारी कहते हैं और ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी, जागीरदारी व्यवस्था थी पहले। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 1935, और ये लागू हुआ था 1937 में। 1 अप्रैल 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 में। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था, इसके द्वारा अजमेर और जो मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन है उसमें बदलाव किया गया था। ये SI 2021 में पूछा गया था, 1 अप्रैल 1937 इसका राइट आंसर है। अब जो भारत सरकार अधिनियम है इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया है। बात करते हैं राजस्थान की जो पहली विधानसभा है जिसके चुनाव 1952 में हुए थे, उसके द्वारा टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से हो गए, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है वो 12 जिलों में फैला हुआ है। 12 जिलों में फैला हुआ है और 61% भाग पर फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 61%। और जनसंख्या यहाँ निवास करती है 40%। 40% जनसंख्या निवास करती है यहाँ। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है ये। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इसको भारत का जो महान मरुस्थल है उसका हिस्सा माना जाता है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंतर्गत इन्हें लाया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। बात करते हैं मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश, ये सब आपके थार के मरुस्थल में आते हैं। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है
अरावली प्रदेश। अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 9%। विस्तार कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई की बात करते हैं तो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ी है वहाँ तक 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 692 किलोमीटर। और ये 692 में से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान का जो खेड़ बर्मा क्षेत्र है, खेड़ बर्मा सिरोही है, सिरोही में है, वहाँ से ये राजस्थान के अंडर में आ जाती है। अरावली पर्वतमाला को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो आपका इसके इधर वाला तो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान और इधर वाला हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो भूभाग है वो आपका अरावली पर्वतमाला ही है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है अरावली पर्वतमाला। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी लंबाई है 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बात करते हैं तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे जो निर्मित भूभाग है जिसे गंगा के मैदान का प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं, वो पूर्वी मैदान आता है। क्षेत्रफल है इसका 23% और जनसंख्या आपके 40% इसमें निवास करती है। चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात जो भूमि है यानी बेडलैंड टोपोग्राफी, वो चंबल के आसपास का जो कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र है उसको जाना जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, जहां माही और उसकी सहायक नदियां जो मैदान बनाती है, माही का मैदान जिसे कहते हैं, उधर 56 गांवों का समूह 56 नदी नालों से निर्मित जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहते हैं। बात करते हैं चौथे भौतिक प्रदेश की, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यहाँ हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र था ये। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 7% क्षेत्रफल है। 7 ये 6.89% है, जिसे अपन राउंड ऑफ में 7% से डिनोट कर देते हैं। अधिकांश जो यहाँ मिट्टी है वो लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है। और ये मध्यम काली मिट्टी जिसे अपन रेगूर या कपासी मिट्टी कहते हैं, ये बहुत उपजाऊ होती है। राजस्थान के कुछ पठारों में जैसे सिरोही में उड़िया और आबू का पठार है। उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा पठार पर है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में जो ऊपरमाल स्थित है, यानी कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक, ये ऊपरमाल का पठार है। कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया था। लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है, ये एसआई में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सीधे इन किताबों से उठाए जा रहे हैं आजकल। बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ हैं। एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। राजस्थान राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में? 61% में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। कहाँ? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये झालावाड़ और दक्षिण पूर्व के जो जिले हैं, बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है और अति आर्द्र जलवायु में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पढ़ने का मजा भी आ जाए। राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो सबको पता है 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, लेकिन प्रश्न पूछने का ये मकसद कतई नहीं था कि 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है, जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है और थार का मरुस्थल रेतीला होने के साथ साथ भारत का जो अत्यधिक गर्म प्रदेश है उनमें से एक है। दूसरी ऋतु आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में राजस्थान की 90 से 95% वर्षा होती है जो मानसूनी हवाओं से होती है और ये कब होती है? जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। जुलाई से सितंबर, जैसे अपन खरीफ की फसल बोते हैं इस टाइम। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो दोनों शाखाएं हैं उनसे यहाँ इस ऋतु में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है और वो भी पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से दक्षिण राजस्थान में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। आर्द्र स्थान माउंट आबू है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ये स्थान है माउंट आबू सिरोही में। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है 10 सेंटीमीटर, जबकि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर होती है। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और अरावली के पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है, यानी कि 50 सेमी समवर्षा रेखा अरावली को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। शीत ऋतु, तीसरी ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शीत ऋतु से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ये एक पश्चिमी विक्षोभ होता है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 सितंबर पूछा गया था। भूमध्य सागर से आते हैं ये चक्रवात और किसके लिए लाभदायक होते हैं? गेहूं के लिए। पीटीआई का एग्जाम लेटेस्ट उसमें पूछा गया था किसके लिए लाभदायक नहीं है, तो जो रबी की फसलें थी उनके लिए लाभदायक होता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनके लिए ये लाभदायक होता है। आगे चलते हैं। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ बार बार सूखा और अकाल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वरना आप बोलेंगे कि एक क्वेश्चन को लेकर ही बैठ गए सर। कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी नदी की सहायक नदी सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती है, ये भी सही है। माही की जाखम है, ये भी सही है। लेकिन बनास की मेज नदी सहायक नदी नहीं है। जी हाँ, बनास की सहायक नदी मेज नदी नहीं है। तो फिर कौन सी? तो बनास की सहायक नदियां हैं, मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है। अरे भाई इतनी नदियां हैं, वो दे देते, मेज देने की क्या जरूरत है? असुमेलित हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो मिला हुआ है, चलिए अपन और देख लेते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, बिल्कुल सही है। बनास की खारी नदी, बिल्कुल सही है। मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है। और लूणी नदी, लूणी की सूकड़ी, जोजड़ी, मिठड़ी, माही की सोम जाखम, बिल्कुल सही, सही मिला रखा है भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये अफ़्फा क्षेत्रों के बारे में है कि बंगाल की खाड़ी का अफ़्फा क्षेत्र, तो उसमें चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध नदियाँ आ गई। अरब सागर का अफ़्फा तंत्र में आ गई साबरमती, सोम, माही, लूणी, पश्चिमी बनास।
आंतरिक अपवा क्षेत्र में घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, मेंढा और रूपारेल, ये नदियां आपके आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आ गई। तो जब बात आई है तो आइए देखते हैं, कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। एकमात्र वर्ष भर बहने वाली ये नदी है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है वहाँ से ये प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। बनास नदी की बात करते हैं तो राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोंक व सवाई माधोपुर जो नगर है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। टोंक और सवाई माधोपुर। बनास की सहायक नदियां हमने अभी आपको बताई, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, ये बनास की सहायक नदी है। बात करते हैं अजमेर की जो लूणी नदी है। गोविंदगढ़ अजमेर के निकट से सरस्वती और सागरमती, ये दो जलधाराएं हैं, इनके मिलने से इसका उद्गम होता है। और अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है लूणी नदी। लूणी नदी का पानी बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा है और उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, सुकड़ी, गुहिया, सागी, खारी, ये सब लूणी की सहायक नदियां हैं। बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, वहाँ से उद्गम होता है। और माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खम्पात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, माही नदी खम्पात की खाड़ी में गिरती है, जबकि जो आपकी लूणी नदी है, लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। माही नदी की सहायक नदियाँ सोम और जाखम है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में अरावली की जो बैराट पहाड़ी है वहाँ से होता है। और भरतपुर का जो घाना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है उसमें ये नम भूमि का निर्माण करती है। कौन सी नदी? बाणगंगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है। राजस्थान की प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे चंबल परियोजना हो गई आपकी राजस्थान मध्य प्रदेश की, जिस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा मिलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल परियोजना से। बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की। तो ये बांसवाड़ा में है, माही नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और गुजरात की है, जिससे दोनों राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बिसलपुर परियोजना बिसलपुर गांव में है, टोडा रायसिंह तहसील, टोंक जिला, बनास नदी पर है। और अजमेर, जयपुर, टोंक, इनको पेयजल की आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर परियोजना ये 4 राज्यों की है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त जवाई परियोजना पाली में जवाई नदी पर, सोम परियोजना या सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में, और जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में बनी हुई है। तो जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों से बांध बनाना सबसे
प्रमुख है। बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। सर्वाधिक झीलें हैं यहाँ, जिनमें जयसमंद झील, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था 1687 से 1691 में गोमती नदी पर करवाया था जयसमंद झील का निर्माण। ये रिट में पूछा गया है 2021 26/9/2021 को जो रिट लगा था L2 SST। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद। अजमेर में पुष्कर झील है जो धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर ये भी अजमेर में है। माउंट आबू में नक्की झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है और कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, जिसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर जोधपुर में है। जैसलमेर में गडीसर है। डूंगरपुर में गेप सागर है। कोलायत बीकानेर में है। पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था कोलायत बीकानेर में, कपिल मुनि का मेला जहाँ लगता है। अलवर में सिलिशेड झील है। मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं। मीठे पानी की झीलों के अलावा अब अपन बात करते हैं खारे पानी की झीलों की। सांबर झील जयपुर में है, जहाँ अजमेर नागौर के मध्य स्थित है। ये सांबर झील मूलतः जयपुर में मानी जाती है, जहाँ देवयानी तीर्थ स्थित है। पटवारी में पूछा गया था देवयानी तीर्थ कहाँ है, सांबर झील में। बाड़मेर में पचबदरा है। नागौर में डीडवाना है। बीकानेर में लूणकरणसर है। जैसलमेर में पोखरण है। जोधपुर में फलौदी है। तो ये सब खारे पानी की झीलें हैं। जल संरक्षण के लिए अपन को रूफ टॉप जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें अपनानी चाहिए। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है, तो वो कहते हैं रूफ टॉप। रूफ यानी छत होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है फसलों से संबंधित। खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें खरीफ की फसल नहीं है तो सरसों रबी की फसल है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी कपास, मूंगफली, तिल आपकी खरीफ की फसल है। थोड़ा सा यहाँ फसलों के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, अपन ने पढ़ा था। कृषि को मानसून पर निर्भरता के कारण मानसून का जुआ कहा जाता है। 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी के प्रारंभ में यानी अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं है, जौ है, चावल है, चना है, सरसों है, आलू है, मसूर है, मटर है, लाही है, अलसी है, राई है, जई है, तोरिया है। ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, ग्वार, ज्वार, गन्ना, मूंगफली, तिल, पटसन, मक्का, बाजरा, तुअर, उड़द, जूट, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, फल फ्रूट और आपका ये जो चारा वगैरह घास, तो ये जायद की फसलें हो जाती है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन होता है। जौ और चना में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है और दक्षिणी राजस्थान में मक्का सर्वाधिक बोई जाती है। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान श्रीगंगानगर का है। इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से। बात करते हैं कुल सिंचित क्षेत्र का 66% क्षेत्र कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। नहरों से 33% होती है और बाकी तालाबों से होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत का लगभग 11.27% पशुधन यहाँ पाया जाता है। भारत का लगभग 11.27% पशुधन यहाँ पाया जाता है। राजस्थान में जो पशु गणना 20वीं पशु गणना हुई थी वो 2019 में हुई थी, जिसमें ऊँट और गधों की संख्या में कमी आई थी। भेड़ और बकरियों की संख्या में कमी आई थी। गाय और भैंसों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई थी। मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं और ये व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। यहाँ लगभग 67 प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं।
सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है। इसके अलावा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, इनमें भी राजस्थान का एक अधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन है, अभ्रक है, तांबा है, इमारती पत्थर है, ये भी यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अपन ने पढ़ लिया, दूसरा स्थान है। राजस्थान में 2019 की जो पशु गणना है वो कौन सी पशु गणना थी? तो ये 20वीं थी जो 2019 में हुई थी। 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा 66% होती है, तो यही सर्वाधिक है। नहरों के द्वारा 33% होती है। आगे बात करते हैं, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,00,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% रही थी। राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो 66.11% रही थी, जिसमें से 79.19% तो पुरुष साक्षरता थी और जो स्त्री साक्षरता थी वो थी आपकी 52.12%। ये 52.12% पीटीआई में पूछा गया था। बात करते हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर को हुई थी 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो जोधपुर में है और न्यूनतम लंबाई है धौलपुर में है। NH15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इगेतर बी है। रेल परिवहन की बात करते हैं तो 2 जोन पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, और 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। बात करते हैं, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का। इसके अलावा राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाड़ा, ये हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी? तो इसमें आ जाएगा 66.11%। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य परिवहन की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई, तो देखिए सर्वाधिक जो लंबाई है वो जोधपुर में है और न्यूनतम जो लंबाई है वो धौलपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो NH15 है और सबसे छोटा है इगेतर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? कितने मंडल है? मंडल पूछा है तो 5 मंडल है। 5 मंडल है, जबकि 2 क्या है? 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। 5 मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा मंडल। तो ये आपके 5 मंडल हो गए, रेलवे मंडल। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? तो पहली रेल कब चली थी? अप्रैल 1876 में। तो इसमें सीधा सा 1876 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कला संस्कृति से संबंधित। खलकानी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये खलकानी माता का मेला बढ़ता है लूणियावास में। लूणियावास में खलकानी माता का मेला बढ़ता है। कजली तीज या सातुड़ी तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला बढ़ता है। तो ये जो तेजा दशमी है वो तेजा दशमी कब आती है? तो तेजा दशमी आती है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी 3 इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनालिया गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था। तेजा जी को काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, और इसकी जो मूर्ति है वो तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित है, और इनकी जो जीभ है उसको सर्प से डसते हुए दर्शाया गया है। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। तो जो पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि
4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी या जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी है। तो इनमें से जो है उनको छोड़ दो। ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, अहीरवाटी है, मेवाती है, मेवाती की जगह इसमें वागड़ी दे दिया, तो ये वागड़ी आपके पूर्वी राजस्थान की बोलियों में नहीं आएगी। संत श्रद्धानाथ जी का संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल सीकर से है। जबकि संत जसनाथ जी का जो संबंध है वो कतरियासर बीकानेर से है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के संत हैं और उनके गुरु हैं, तो इनको याद कर लीजिए। चरणदास जी के गुरु हैं गुरु मुनि सुखदेव, सुखदेव मुनि चरणदास जी के गुरु हैं। संत पिपा के गुरु हैं संत रामानंद। संत सुंदरदास के गुरु हैं दादू जी, दादू जो दयाल थे वो संत सुंदरदास जी के गुरु हैं। बात करते हैं गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़ में संत पीपा है। धुवन, इनका जो जन्म हुआ था संत पीपा का गागरोन झालावाड़ में। धुवन गांव टोंक में संत धन्ना जी हैं। साबला गांव डोंगरपुर में संत मावजी है, संत मावजी का संबंध है साबला गांव डोंगरपुर से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पड़ता है? खाटू श्याम जी का मेला सीकर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर का जो मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं डोंगरपुर में बढ़ता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। भरतरी का मेला अलवर में बढ़ता है, यहाँ अजमेर दे रखा, तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सैयद फखरुद्दीन मौला, सैयद फखरुद्दीन मौला की जो मज़ार है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो मज़ार है ये आपके डोंगरपुर में स्थित है। डोंगरपुर जिले की जो सागवाड़ा तहसील है उसका जो गलियाकोट है वहाँ फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फ़करी के नाम से जाना जाता है। और यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा थोड़ी बहुत कला संस्कृति की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 5 पीर होते हैं, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। आपकी तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। गौतमेश्वर जो मेला है वो गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। बाबा रामदेव का मेला लगता है मसूरिया जोधपुर में। देखिए रुणेचा जैसलमेर में है, जबकि बाबा रामदेव का जो मेला लगता है वो मसूरिया जोधपुर में लगता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, जिसके लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। जबकि पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी है। पुष्कर को तीर्थराज देवताओं की उपनगरी के नाम से जाना जाता है, जहां कार्तिक माह की 11 से पूर्णी तक मेला लगता है। और गोकुलचंद जो पारिक हैं उनके द्वारा एकमात्र वर्मा जी का मंदिर यहाँ है। राजस्थान में छोटी तीज के 15 दिन बाद ही बड़ी तीज मनाई जाती है, जिसे कजली तीज या सातोड़ी तीज कहते हैं। और इसका मेला बूंदी में बढ़ता है, बूंदी में इसका मेला बढ़ता है। चूहों की देवी करणी माता है। बात करते हैं गणगौर एक रंग बिरंगा त्योहार है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शिव और पार्वती के सूचक हैं। तीज, तीज आपका श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उससे शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया से। भादुओं की जो कृष्ण पक्ष की तीज होती है उसको कजली तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। शीतलाष्टमी जिसका मेला चाक्षु में बढ़ता है, जिससे बाशुड़ा मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चाक्षु की जो सील डोंगरी है। इसके अलावा उदयपुर का जो वल्लभ नगर है वहाँ भी शीतला माता का मंदिर में मेला आयोजित होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज कहते हैं और ये अबूझ साहा होता है, जहाँ बिना मुहूर्त निकलाए मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं और बाजरे का खींच भी बनाया जाता है, खिचड़ा बनाया जाता है गेहूं और बाजरे का अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है, जहाँ ब्रह्मा जी का और सावित्री जी का मंदिर है। सायंकाल यहाँ का दीपदान होता है, वो बहुत आकर्षक होता है। केला देवी का मेला केला देवी के मंदिर में बढ़ता है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है। इसे लक्खी मेला कहते हैं। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। पीटीआई में पूछा गया था। केला देवी करौली। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक दूर दूर से भक्त इसमें आते हैं। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में
श्री महावीर जी का मंदिर है, वहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से मेला भरता है। 24वें जो जैन तीर्थ करते महावीर स्वामी, उसकी लाल रंग की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का जो महाराव थे दुर्जनशाल सिंह, उनके शासनकाल में 1729 से 1756 इनका शासनकाल था। उसमें दशहरा पर्व पर विभिन्न सवारियां वगैरह होती थी और महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय थे, उन्होंने इस मेले को आकर्षक बनाया था। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है और इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और रज्जब की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है, भरता है। बेणेश्वर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है और इस मंदिर की विशेषता यहाँ के काले और सफ़ेद चूहे हैं। सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में बढ़ता है। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक बढ़ता है। बाबा रामदेव जी का मेला रुणीचा जैसलमेर में बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स सागवाड़ा गलियाकोट डूंगरपुर में फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार, जिसको मज़ार फ़करी कहा जाता है, ये दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा कुछ मेले हैं। सीकर में जीण माता का मेला, भरतरी का मेला अलवर में, डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में, परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर में घोगा जी का मेला। 5 पीरों की बात करते हैं तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी आते हैं। गोगा जी चौहान शासक थे और गुरु गोरखनाथ थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगामेडी हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। इनका मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। पाबूजी, पाबूजी को ऊँटों के देवता कहते हैं। पाबूमंड इनका स्थान है और फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। बात करते हैं मीराबाई, तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था और मीराबाई का विवाह सिसोदिया कुमार भोजराज सिसोदिया से हुआ था। ये मेवाड़ के थे और बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में रम गई थी। दादू दयाल 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। नारायणा गांव धुधु जयपुर में है। जाम्बूजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे और विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। ये गुरु गोरखनाथ से प्रभावित थे और चमत्कारी योगी के नाम से जाने जाते हैं। जसनाथ जी, श्रद्धानाथ जी स्वयं शिक्षित नहीं होते हुए भी लोगों में शिक्षा के लिए अलग जगाई थी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक के रूप में एक आश्रम का निर्माण करवाया था और इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। बात करते हैं कुछ हस्तकला की, तो काष्ठ कला इसका प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है, जहां लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। कठपुतली कला उदयपुर की प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। टेराकोटा नाथद्वारा का जो मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी कुछ पोट्री होती है, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री। लाख के सामान के लिए जयपुर जोधपुर प्रसिद्ध है। आभूषणों के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। बात करते हैं कांच पर बारीक सोने की नक्काशी के लिए थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी ये सब प्रसिद्ध हैं। और
कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। तो इस तरह से अपने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपके कक्षा 6 का पूरा रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में कक्षा 7 और फिर 8, 9 और 10। 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उनका इसी तरह से हम आपका रिवीजन करवाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।